अरे सुनिएगा, देखिए 1919 में बड़े बात नहीं, ज़्यादा बात तो बहुत नहीं। देखिए 1919 का वर्ष था, देश के अंदर बड़ी घटनाओं का वर्ष था। 1919 में रॉलेट एक्ट आया, 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन लिखवाया था, और 1919 में जलियांवाला हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन लिखवाया था ना, नहीं लिखवाया था। देखिए तो 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। इसमें मैंने आपको बताया था कि जलियांवाला हत्याकांड में के बाद अंग्रेजी सरकार ने हंटर कमेटी गठित की, क्लियर, और कांग्रेस ने नेहरू कमेटी गठित की थी। और साथ ही हमने आपको ये बताया था कि जलियांवाला हत्याकांड के बाद ही महात्मा गांधी ने कैसे इनकी बात वापस कर दी थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की बात। इसके साथ ही वाइसराय की काउंसिल का एक मेंबर था शंकर राव देव ने वाइसराय की काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद एक बड़ी घटना घटती है 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य जो था, तुर्की साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। तुर्की साम्राज्य के सुल्तान को गद्दी से उतार दिया गया। तुर्की साम्राज्य का जो सुल्तान होता था वो खलीफा कहलाता था, और ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का धर्मगुरु होता था। जब खलीफा को उसके पद से उतार दिया गया, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने एक आंदोलन चलाया जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भारत में भी खिलाफत आंदोलन चलाया गया। 1919 में भारत में खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं ने चलाया था, और ये अली बंधु दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली। तो अगर आपसे पूछा जाएगा खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया, तो 1919 में खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन लिखना नहीं है समझ भारत में शौकत अली व मोहम्मद अली ने चलाया। हमारी बात क्लियर है? सुनिएगा, समझिए। शौकत अली और मोहम्मद अली ने भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया। देश के अंदर 1919 का वर्ष है, देश के अंदर 3 बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं। देश के अंदर रॉलेट एक्ट आ चुका है 1919 में, खिलाफत आंदोलन आ चुका है 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हो चुका है। देश के अंदर पर्याप्त बारूद उपस्थित था। जरूरत इसकी थी एक बड़े आंदोलन की। गांधी इस समय भारतीय राजनीति के परिदृश्य में छा चुके थे, और गांधी के नेतृत्व में देश का एक बड़ा पहला अखिल भारतीय आंदोलन जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलाया गया, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ भारत में किया गया। 1920 में असहयोग आंदोलन भारत में गांधी के नेतृत्व में उन्नीस सौ 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी के नेतृत्व में चला। पूरी रिकॉर्ड करके लेके जानी है। इस असहयोग आंदोलन के लिए देखिए, असहयोग का मतलब क्या है कि हम सरकार से कोई भी सहयोग नहीं करें, सरकार से कोई भी सहयोग नहीं होगा, क्योंकि सरकार से जब हमने सहयोग किया तो सरकार ने हमारा ही गला काटा। गांधी ने असहयोग आंदोलन के लिए कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए थे कि बच्चे सरकारी स्कूल और कॉलेजों में नहीं जाएंगे, लोग सरकारी नौकरियां नहीं करेंगे, वकील न्यायालयों में नहीं जाएंगे, सरकारी उत्सवों में नहीं जाया जाएगा, सरकारी समारोहों में भाग नहीं लिया जाएगा,
लोग सरकारी पदवियों का परित्याग कर दें। गांधी के आह्वान पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष के लोगों ने, बच्चों ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, लोगों ने सरकारी कार्यों को छोड़ दिया, सरकारी उत्सव कार्यक्रमों में जाना छोड़ दिया, सरकारी पदवियों का परित्याग कर दिया, विदेशी कपड़ों का परित्याग कर दिया गया। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और स्वदेशी को प्रचारित किया गया। जगह जगह सूत काता जाने लगा, चरखा उद्योग को बढ़ावा मिला और देश के अंदर तमाम बड़े राष्ट्रवादी कॉलेजों की स्थापना हुई। और ये राष्ट्रवादी कॉलेज कौन से थे? असहयोग आंदोलन के दौरान गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया, नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई। ये सारे कॉलेज असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के समय में स्थापित किए गए। समझ में कौन कौन से? असहयोग आंदोलन के दौरान भारत में गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, नेशनल कॉलेज, जामिया मिलिया, इन कॉलेजों की स्थापना की। आज तुम्हारी टीम के लोग कहाँ हैं? क्या कर रहे थे? पढ़ने बिल्कुल नहीं करना, नहीं करना। अच्छा, लिखना कर रहे हैं? लिखना बढ़िया। सर तो मैं यूट्यूब पे फेमस करूँगा। ध्यान दीजिएगा, जिस समय देश के अंदर असहयोग आंदोलन चल रहा था तो भारत के क्रांतिकारी, भारत के साम्यवादी लोग रूस में सक्रिय थे और रूस में एक ऐसा ही भारतीय सक्रिय था जिसका नाम था एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय, ये बहुत प्रगतिशील व्यक्ति थे और 1917 में जब रूस की क्रांति हुई थी तो रूस की क्रांति ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया था। भारत के लोग भी रूस गए थे और वहां साम्यवाद की यानी कम्युनिज्म की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। ग्रहण करने वाले एम.एन. रॉय ने रूस के अंदर भारतीयों के लिए भी एक कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया जिसका नाम था CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना मॉस्को में एम.एन. रॉय ने 1920 में की और मॉस्को से एक समाचार पत्र भी निकलता था जिसका नाम था, कम्युनिस्ट समाचार पत्र निकलता था जिसका नाम था वैनगार्ड नामक समाचार पत्र एम.एन. रॉय मॉस्को से निकालते थे। कहां से निकालते थे? मॉस्को। क्योंकि कल आज बहुत बारीक चीजें हैं। देखिए, संडे अगर हम आए हैं या पिछली बार भी आए तो संडे वास्तव में जो पूरे हफ्ते का मक्खन होगा वो नचोड़ के रख देंगे।
या तो संडे को आना आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी, नहीं तो पछताना पड़ेगा। असहयोग आंदोलन चल रहा, असहयोग आंदोलन अपने पूरे उबाल पर था, तभी एक घटना घट गई। गोरखपुर में एक जगह पड़ती चौरा चौरी चौरा नामक स्थान था। 5 फरवरी की बात थी। कुछ असहयोग आंदोलनकारी एक जुलूस निकाल रहे, जुलूस प्रतिबंधित था। पुलिस ने जुलूस को रोककर पुलिस के जो है जुलूस के लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। गांधी ने पहले समझाया था कि मेरे आंदोलन में कहीं भी हिंसा का प्रवेश नहीं हो, अगर कोई तुम्हें मारता है तो पिट लेना, लेकिन हिंसा मत करना। प्रदर्शनकारियों पर चौरा चौरी नामक स्थान पर लाठीचार्ज कर दिया गया। जब लाठीचार्ज हो गया तो भीड़ जो थी गांधी जी का मूल मंत्र भूल गई। भीड़ ने गुस्से में आके पुलिस वालों की पिटाई कर दी। 15-16 पुलिस वालों को पकड़कर थाने में बंद कर दिया। मिट्टी का तेल डालकर उन पर आग लगा दी। इस घटना को चौरा चौरी की घटना के नाम से जाना जाता है। गांधी को शाम को जैसे ही सूचना मिली कि गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर मेरे अनुयायियों ने, मेरे फॉलोअर्स ने हिंसात्मक घटना की, गांधी ने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। गांधी ने पहले ही कहा था कि हिंसा का प्रवेश आया, मैं आंदोलन वापस ले लूंगा। चौरा चौरी की घटना के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी थी। 1922 को चौरी चौरा की घटना के पश्चात गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले। ठीक है, गांधी के इस स्टैंड की आलोचना की गई। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, गांधी ने आंदोलन को ठीक ऐसे ही वापस ले लिया जैसे चलती हुई ट्रेन पर कोई अचानक ब्रेक लगा देता है। चलती हुई ट्रेन पर अचानक कोई ब्रेक लगा देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अगर कश्मीर के लोगों ने कोई गलती की है तो उसकी सजा कन्याकुमारी के लोगों को देना कहां तक जायज है। गलती तो ये है कि लोगों ने की पूरे भारतवर्ष को, तो इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। तमाम राष्ट्रवादी नेताओं ने गांधी की इस बात की आलोचना की, लेकिन गांधी जो था वो बिल्कुल खालिश सोने का बना हुआ आदमी था। जैसे कि खालिश सोने में आसूती नहीं होती है, गांधी ने भी निश्चित किया था कि मैं अपना आंदोलन भारतवर्ष में चलाऊंगा, उस सत्य और अहिंसा के बल पर चलाऊंगा। हिंसा का कहीं प्रवेश नहीं होगा, हिंसा का इतना भी प्रवेश होगा मैं आंदोलन वापस ले लूंगा। गांधी ने अपना आंदोलन पूरी ईमानदारी से चलाया। इसीलिए गांधी के अहिंसा आंदोलन की हम भारतवर्ष में चौराहे पे, नुक्कड़ पर, गली में या ट्रेन के डिब्बों में बैठकर गांधी की आलोचना कर लेते हैं, लेकिन पूरी दुनिया गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन के तरीके को सलाम करती है। एक ऐसा आदमी जिसने अहिंसा के आधार पर देश को जो है जीत दिलाने का कार्य किया, पूरी दुनिया उसके अहिंसा के तरीकों को मानती है। और ये बात पूरा भारतवर्ष गांधी की बात को फॉलो करता था। भारतवर्ष के अंदर एक बात तो गांधी जैसे ही जेल से निकल दौड़ने लगे, गांधी को 1924 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, उसी वर्ष। समझ रहे हैं? और ये बेलगांव अधिवेशन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी ना तो इससे पहले कभी अध्यक्ष बने
और ना उसके बाद कभी अध्यक्ष बने। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन है 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जिसमें गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1924 में। गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन की देखिए 1922 के बाद कांग्रेस की राजनीति में एक वैक्यूम आ गया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में इलाहाबाद में एक पार्टी बनाई। ये स्वराज पार्टी। गांधी ने यह भी कहा था असहयोग आंदोलन के दौरान कि कोई भी काउंसिलों में प्रवेश नहीं मिलेगा। काउंसिल जो विधानसभा वगैरह की जो ध्यान दीजिए, तो जहां में काउंसिल होती थी तो उन काउंसिलों में भी कोई व्यक्ति चुनकर नहीं जाएगा। लेकिन स्वराज पार्टी के जो लीडर हैं, स्वराज पार्टी के लीडरों ने डिसाइड किया नहीं, हम काउंसिलों में जाएंगे, हम काउंसिलों में ज्यादा संख्या में चुनकर जाएंगे और अंग्रेजी सरकार का कोई भी बिल पारित नहीं होने देगी। जब हम काउंसिलों में होंगे ही नहीं तो अंग्रेजी सरकार तो अपनी मनमानी करेगी, और हम जब ज्यादा संख्या में काउंसिल के अंदर होंगे तो अंग्रेजी सरकार का कोई बिल पारित नहीं होने देंगे। इसे कहते हैं काउंसिल प्रवेश की नीति। और बिल पारित नहीं होने देंगे इसका मतलब है अड़ंगा अपनाएंगे। तो क्वेश्चन आता है, अड़ंगा नीति किसकी थी? स्वराजवादियों की। काउंसिल प्रवेश की नीति किसकी थी? स्वराजवादियों की। ठीक है, अड़ंगा नीति और काउंसिल प्रवेश की। अड़ंगा नीति और काउंसिल प्रवेश की नीति किसके लिए? क्या कर रहे हो? किसकी थी बेटे? और काउंसिल प्रवेश की नीति किसकी थी? और गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? गांधी जेल से कब रिहा हुए? 1924 में। गांधी कब गिरफ्तार हुए? 10 मार्च 1922 में। और गांधी कितने वर्ष के हुए? क्लियर? बच्चे बहुत होशियार। ज्यादा होशियार। हमने बताया था कि एमन रॉय जिन्होंने 1920 में ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने सीपीआई की स्थापना की थी रूस में, भारत के तमाम लड़के इस समय रूस पहुंचे थे और रूस से कम्युनिज्म की शिक्षा लेकर आ रहे थे। कम्युनिज्म, अब आप कहेंगे सर ये कम्युनिज्म क्या है? साम्यवाद। साम्यवाद, साम्य हिंदी में कहते हैं साम्यवाद, इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिज्म। साम्यवाद। अब ये साम्यवाद क्या है? ये साम्यवाद ये है, रूस में पहली बार एक बड़ा परिवर्तन हुआ था। रूस का मजदूर और किसान इकट्ठा हो गया और इकट्ठा होकर उसने बोल्शेविक पार्टी बनाई और बोल्शेविक पार्टी बनाकर उसने आंदोलन किया। और रूस का जो सम्राट होता था उसे जार कहते थे। क्या कहते थे? जार। तो जार के 300 साल पुराने शासन को उखाड़ फेंका और दुनिया के अंदर पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से मजदूरों और किसानों की सरकार बनी। अभी तक दुनिया के अंदर जो सरकारें थी वो ऐसे बनती थी, कोई राजा किसी राजा को के देश को जीत लेता था तो उस राजा का अधिकार हो जाता था, या लोकतांत्रिक तरीके से वोट करके सरकारें बनती थी। लेकिन पहली बार मजदूरों और किसानों ने सत्ता पर अधिकार कर लिया और ये कभी नहीं हुआ, क्योंकि मजदूर और किसान तो बेचारा अपने आप को बहुत दबा हुआ कुचला हुआ मानता था।
लेकिन जब रूस में मजदूरों और किसानों ने विजय प्राप्त की तो पूरी दुनिया के मजदूरों और किसानों में एक जागृति आई और पूरी दुनिया के मजदूरों और किसानों को ये लगने लगा कि हम ये अपनी सरकार बना सकते हैं। और ये इसकी आइडियोलॉजी की पूरी शिक्षा लेने के लिए भारतीय लड़के कम्युनिज्म की शिक्षा लेने के लिए रूस जा रहे थे। और रूस के अंदर, क्योंकि रूस के अंदर साम्यवादियों की सरकार थी जो मजदूरों और किसानों के हितों की बात करती थी, मजदूरों और किसानों को सुरक्षा देती थी। तो भारत के लड़के भी जो है रूस में थे और रूस में एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था टॉलर्स यूनिवर्सिटी। उस टॉलर्स यूनिवर्सिटी से साम्यवाद की शिक्षा लेकर भारत लौट रहे थे कि भारत के कारखानों में जाकर मजदूरों के बीच में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करेंगे, भारत के किसानों के बीच में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करेंगे और देश के अंदर आंदोलन को गति देंगे। जब ये रूस में ध्यान दीजिएगा, रूस से शिक्षा लेकर आ रहे थे तो जैसे ही ये पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए, उस समय पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान की सीमा को क्रॉस करके जैसे ही भारत में दाखिल हुए, ब्रिटिश इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तुरंत सूचना दी पुलिस को कि बहुत सारे साम्यवादी, भारतीय साम्यवादी भारत के अंदर प्रवेश करने आ रहे हैं। भारत में रूस से कम्युनिज्म की शिक्षा लेकर भारत के मजदूरों किसानों के अंदर बेचैनी पैदा करने आ रहे हैं। अंग्रेजी सरकार हरकत में आ गई और अंग्रेज सरकार ने 1923 में पेशावर के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पेशावर में ये साम्यवादी गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेज सरकार ने इन पर एक मुकदमा चलाया 1923 में जिसका नाम था पेशावर षड्यंत्र केस। पेशावर षड्यंत्र केस। पेशावर षड्यंत्र केस कब चलाया गया? हमारी बात क्लियर है? कितनी क्लियर है? 99। 1% कहां छोड़ जाए? कैसे लिखना है बेटे? ये लिखना है 1923 में पेशावर षड्यंत्र केस को, उसे खुद लिख चुके हो, कोई मतलब ही नहीं। वो तो लिख चुके हो 1920 में साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना मॉस्को में अहमद ने की, तो लिख चुके हो महाराज। ठीक है, तो अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर एक मुकदमा चलाया जिसे पेशावर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। और कुछ कम्युनिस्ट यहां से निकलने में सफल हुए और ये उस समय उत्तर प्रदेश का जो कानपुर था वो एशिया का मैनचेस्टर कहलाता था। सारी फैक्ट्रियां जो थी वो कानपुर में थी। तो ये कम्युनिस्ट जाकर कानपुर में सक्रिय हो गए, कानपुर की मिलों में सक्रिय हो गए जो यहाँ से निकलने में सफल हुए। और अंग्रेज सरकार को जैसे ही भनक लगी कि जो कुछ कम्युनिस्ट जो हैं वो कानपुर की मिलों में सक्रिय हैं, अंग्रेज सरकार ने अगले ही वर्ष 1924 में उन्हें कानपुर में गिरफ्तार कर लिया और 1924 में एक मुकदमा चलाया जिसे कानपुर षड्यंत्र केस या बोल्शेविक षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। देखिए 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस या बोल्शेविक षड्यंत्र केस चलाया गया। बोल्शेविक उन्नीस सौ 24 में कानपुर षड्यंत्र केस या बोल्शेविक षड्यंत्र केस चलाया गया। हमारी बात समझ में आ रही है नहीं? 100% सर, आपके वीडियो बेटे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है? इसी समय जब कानपुर में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस चल रहा था तो बहुत सारे कम्युनिस्ट लोग कानपुर में इकट्ठे थे और इन कम्युनिस्टों ने एक ये निर्णय लिया कि अब हम रूस में जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं करें, रूस वाली जो पार्टी है उससे अपना मतलब ना रखें। अब हम, क्योंकि वहां खतरा है, क्यों नहीं हम भारतवर्ष के अंदर ही अपनी एक नई पार्टी बनाएं। और 1924 में कानपुर में
सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। लिखिए 1924 में कानपुर में 1924 में कानपुर में सत्यभक्त ने आईसीपी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना किसने की? कानपुर में की। सत्यभक्त कानपुर से एक समाचार पत्र भी निकालते थे जिसका नाम था सोशलिस्ट। सत्यभक्त कानपुर से। और महाराज जो आप न्यूज सेंटर भी देख रहे हैं ना, उस न्यूज सेंटर में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे ना, तो आप देखते रहो। आप तमाम विकिपीडिया और न्यूज सेंटर देखते रहो, आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं। ये बस एग्जाम में आते हैं। फिर बच्चे कहते हैं कहां से आ गए, वो तो सिलेबस से बाहर आ गए। तो सत्यभक्त ने, लेकिन सत्यभक्त कानपुर से हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना कानपुर में किसने की बेटे? सचेंद्र नाथ सान्याल व योगेश चंद्र चटर्जी। हमारी बात क्लियर है? सचेंद्र नाथ सान्याल तथा कई क्रांतिकारी थे। कौन कौन? इस एचआरए में जो शामिल लोग थे, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ नायडी, मुकद्दी लाल, मन्नत नाथ ग्रुप, तमाम बहुत सारे क्रांतिकारी हुआ करते थे। जो मेन थे वो आपको लिखवाती। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन